देखो अब हम पढ़ेंगे गैसेस लॉ। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहला गैसेस लॉ है हमारा बॉयज़ लॉ। ठीक है, बॉयज़ लॉ के अंदर हम देखो क्या पढ़ते हैं, बॉयज़ स्पेशल याद रखना, बॉयज़ बीटी, यानी कि बॉयज़ को आपसे याद रखना बीटी लॉ। ठीक है, बीटी लॉ से याद रख लोगे, यानी कि बॉयज़ एक बात बोलते हैं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लोगे तो जो आपका प्रेशर है ना वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमने उसको क्या बोल दिया, बॉयज़ लॉ। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर दिया, पीवी डायरेक्टली को हटा के एक तरीके से हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट। यानी आप तरीके से क्या बोल सकते हो, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली आप मान लो वॉल्यूम निकालना चाहते हो किसी भी इक्वेशन का, देखो फिर इसी तरह आपने P1 V1 कर लिया, किसी कांस्टेंट के इक्वल आ गया। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे। सिमिलरली मैंने क्या कर दिया, P2 V2 कर दिया, वो भी किसी कांस्टेंट के इक्वल आ गया। तो इन दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक नई चीज़ क्या जनरेट हो जाती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आपके न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, ये और डायरेक्टली को हटा के आप कांस्टेंट लिख सकते हो और कांस्टेंट की जगह पे आप के लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है। तो यानी कि बीटी, बॉयज़ को कैसे याद रखना, बीटी लॉ, यानी बॉयज़ ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग क्या बनता है, हमारा एक ग्राफ बनता है। ग्राफ देखो क्या है, ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बनाऊँ मैं। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम। अब देखो क्या है इन दोनों के, अब इसको थोड़ा सा और ओपन कर लो तो पी के मल्टीप्लाई 1/v, यानी मैं ये बोल सकता हूँ ये 1/v ले लो। एक तरीके से क्या जाएगा हमारा, कांस्टेंट जाना चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट चला गया। इसी तरह कई और टेम्परेचर ले लो, ये हमारा कांस्टेंट चला जाए, कुछ और ले लो। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे, ये T3 टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, T3 का, फिर T2 का, फिर T1 का। क्लियर। तो ये चीज़ हमारी ग्राफ में क्लियर हो जाती है। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, एक लीनियर ग्राफ बनता है हमारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू y इज इक्वल टू mx के। क्लियर। ठीक है, ये। और अगर आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन के फॉर्म में ना लिखो तो p इज इक्वल टू k 1/v। ठीक है, v के रिस्पेक्ट में लोगे तो क्या आएगा, v के रिस्पेक्ट में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है ना, v के पर। ठीक है, तो v के रिस्पेक्ट में लो, मान लो ये p और ये v, तो यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ आ रहा है, क्योंकि इन्वर्सली एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। क्लियर। तो ये चीज़ हमारा डिक्रीजिंग का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में हम सेकंड लॉ के बारे में चलते हैं। सेकंड लॉ हमारा क्या था, सेकंड लॉ को हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में देखो क्या किया है, चार्ल्स, आप इसको ऐसे याद रखना, चार्ल्स का बेस्ट फ्रेंड था। ठीक है, दोनों को, तो हम उसको बोलते हैं पीसी लॉ, पीसी लॉ। चार्ल्स का बेस्ट फ्रेंड था पी। ठीक है, पी प्रेशर। तो उन्होंने क्या बात बोली, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। अब इसको v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को k, ये t। सिमिलरली आप क्या ले सकते हो, v1 k कांस्टेंट हो गया, ये t1, फिर v2 k कांस्टेंट t2। इन दोनों को चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड को हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो क्या बनेगा, v1/v2। ठीक है, कांस्टेंट तो है ही, कट जाएंगे, t1/t2। तो ये चीज़ हमारी इस फॉर्म में न्यूमेरिकली यूज़ हो जाती है। ठीक है, बट इसी चीज़ को आप एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर सकते हो। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर उन्होंने एक बात बोली,
जो आपका वॉल्यूम होएगा, ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वी नोट प्लस, ठीक है, वी नोट का ही किसी पर्टिकुलर क्या टेम्परेचर के ऊपर 273 हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये भी आपका बनता है वी टी, ठीक है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कैसे, जब आप मास ऑफ कोई गैस लेते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑन कूलिंग, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या बोला कि वो वॉल्यूम हमें कितना मिलेगा, वो वॉल्यूम हमें इंक्रीज या डिक्रीज मिलेगा T/273, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये चीज़ है, अदरवाइज़ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। चार्ल्स का फ्रेंड प्रेशर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पीसी लॉ, उसको बेटी यानी कि बॉयल्स लॉ, इसको पीसी लॉ। क्लियर। अब उसके रिगार्डिंग हमें ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ग्राफ क्या है, ग्राफ में हमने ये लिया, ठीक है, क्या, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को k, ये t लिया। तो सिमिलरली आप ऐसे कर लो, क्या, v और t के बीच में ग्राफ, तो क्या जाएगा वो हमारा कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट, तो क्या मैं उसको आइसो बार बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। प्रेशर कांस्टेंट पे हम आइसो बार बोलते हैं। सिमिलरली बीटी लॉ में, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट को हम आइसोथर्मल बोलते हैं। क्लियर, एट आइसोथर्मल, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जब आप एब्सोल्यूट जीरो कर देते हो, यानी कि 0 केल्विन के ऊपर, ठीक है, तो हमें एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन मिलती है वॉल्यूम की। ये हम किसी एक न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसी का फिर हमारा थर्ड आता है, थर्ड लॉ, गे लुसाक, ठीक है, लूसा ला। गे लुसाक ला क्या बोलते हैं, उन्होंने देखो, उन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया एट कांस्टेंट क्या, वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। उन्होंने जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया, तो इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला कि उसमें प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P डायरेक्टली को हटा के K, ये टेम्परेचर। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, P1 P2 T1 T2। क्लियर, ये हमारा गे लुसाक ला था। और इसको हम क्या बोलते हैं, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम इसको आइसोचोरिक बोलते हैं, आइसोचोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोचोरिक। क्लियर, इसी के ऊपर एक ग्राफ भी बन जाता है, ठीक है। और ग्राफ सिमिलरली किस तरह बनेगा, जहाँ पे हम यहाँ पे PT ले लेंगे और सेम इंक्रीजिंग ग्राफ इसका बनेगा। फोर्थ लॉ इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या है, इट इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल लॉ। इसको हमने हाइपोथेटिकल लॉ क्यों बोला, क्योंकि ये क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, सपोज दैट ये लगा लो, ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर ये हो गया और ये कोई दूसरा सिलेंडर है, सिलेंडर A और सिलेंडर B। यानी कि मैं क्या करूं, सिलेंडर A और सिलेंडर B का कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कर दूं ना, तो इसके अंदर जितनी भी इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, समझ रहे हो, इक्वल वॉल्यूम इन दोनों के अंदर, तो इक्वल वॉल्यूम के अंदर वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कंटेन करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं इधर क्या कर दूं,
4 kg ये कर दूँ, ठीक है, और 4 kg इसमें कर दूँ, तो इसके अंदर क्या होएगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को वो अटेन करेंगे। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी कर दिया ना, तो कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, बट आप क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases contain equal number of molecules, ठीक है। यानी कि अगर मैं 4 kg O2 कर दूं और 4 kg N2 कर दूं, तो ठीक है, दोनों देखो अलग अलग गैसेज होगी, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ये दोनों की दोनों गैसेज, ठीक है, क्या करेंगी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर कंटेन करेंगी। समझ गए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दो अलग अलग सिलेंडर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भी हो, ऑल गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम के अंदर वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कंटेन करेंगे। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा के मैंने मान लो के लिख दिया, कोई के कांस्टेंट और एन। क्लियर। तो ये तुम्हारा एवोगैड्रो, और एक एवोगैड्रो यानी कि एन की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो ये चीज़ हो गया हमारा एवोगैड्रो लॉ।